फिटनेस एक्ट में जो तरमीम आई हैं उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही है कि पाकिस्तान में एक टैक्स कल्चर पैदा किया जाए। अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असम्बली में ही नहीं आई, क्योंकि इन्होंने अखराजात कम नहीं करे तो आज नए टैक्सेस लगाना पड़ रहा है कि अशिया खुर्दोनोश के ऊपर पिछले हफ्ते 19.5% महंगाई थी और पिछले 7 हफ्तों से कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें 18% से कम महंगाई हो और गरीब तरीन लोगों के लिए 21% महंगाई है। उस महंगाई के दौर में इमरान खान के ये 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस मजीद महंगाई लेकर आएगा। कोई लोग कहते हैं कि ये IMF के सामने हथियार डाल चुके हैं, मुझे तो लगता है कि ये IMF के साथ मिलकर मुल्क और कौम से लड़ाई कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेसाल की मुहिम पे आए हुए हैं, कोई बदले ले रहे हैं अवाम से पाकिस्तान, क्योंकि अवाम इनको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अब तक इमरान खान ने सांस लेने पे टैक्स नहीं लगाया, इसके ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब। मैं हूं इमरान खान। हमारे साथ दो बड़े आम मेहमान मौजूद हैं, एक हुकूमती पार्टी से, एक अपोजिशन से, और आज साल का आखिरी दिन है। 2021 जो है वो गुजर गया है, 2021 ख़त्म हो गया है, उसका सूरज ग़रूब हो गया है। कल एक नए साल का सूरज तलू होगा, 2022 का आगाज़ हो जाएगा। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। 2021 का मेरे लिए सबसे ज़्यादा शानदार लम्हा वो था जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से भारत को हराया था। मेरे लिए अगर कोई यादगार लम्हा, थोड़ी देर पहले क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगा कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया, वो एक ऐसा रिलीफ वाला और एक ऐसा खूबसूरत लम्हा था जो यादगार रहेगा और बड़े सालों तक याद रहेगा इंशाल्लाह। अब हमारे साथ वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं PMLN से, जहां से हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। बाद में पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन करवाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। 2022 शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले 2021 का कुछ एहतसाब हो जाए, पता चले कि हुकूमत ने क्या किया और अपोजिशन ने क्या किया 2021 में, किसकी कारकर्दगी क्या रही। जब 2021 शुरू हो रहा था तो अपोजिशन का दावा था कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन पूरा साल गुजर गया, इलेक्शन नहीं हुए। अपोजिशन का दावा था, उन्होंने 31 जनवरी तक का टाइम दिया था इमरान खान साहब को इस्तीफे का। आज 31 दिसंबर है, यानी 12 महीने गुजर गए हैं और ये साल भी गुजर गया पूरा का पूरा। दूसरी जानिब हुकूमत ने दावा किया था 2021 जो है वो गरीबों के लिए बेहतर साल होगा, यहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बाद शोबों में पाकिस्तान आगे बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। चाहे सरकारी आदादोशुमार ले लें, चाहे अपोजिशन का ले लें, महंगाई बढ़ी है। आम आदमी के लिए ज़िंदगी, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुई है, और इसका इदराक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद है, क्योंकि वो महंगाई पे मीटिंग्स लेते हैं और वो महंगाई पे स्टेटमेंट्स भी देते हैं। तो इसका कोई सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत खुद ये बात मानती है कि महंगाई एक मसला है। हुकूमती दावे भी हवा हो गए, अपोजिशन के दावे भी हवा हो गए। दोनों से जानते हैं कि 2021 जो है वो उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिस पे वो फख्र कर सकते हैं। वलीद इकबाल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं तो आपसे कर लेते हैं, मुझे बताएं कि हुकूमत की अचीवमेंट 2021 में क्या है। यानी आप जब आए थे 2021 के अंदर, 2020 के आखिरी बयान इमरान खान साहब के ये थे कि अगला साल हमारा है, अगले साल में बहुत सारी तरक्की होगी, अगले साल में बहुत सारी खुशहाली आएगी, अगले साल के अंदर जो है वो माफियात को भी लगाम पड़ जाएगी, अगले साल के अंदर जो है वो महंगाई भी कम हो जाएगी, तरक्की भी होगी। क्या वो सारा कुछ हुआ सर? जी, काफी हद तक बहुत सी चीजें हुई भी और कुछ चैलेंजेस जो है वो जारी भी रहे। लेकिन आई थिंक सबसे अहम बात जब 2021 शुरू हुआ था वो ये थी कि अभी पूरा एक साल नहीं गुजरा था कि एक ऐसी मूजी वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, और वो 100 साल में, 125 साल में इस तरह का सिलसिला आता है कि इस तरह का जब कोई पैंडेमिक या वो सामने आए और उसके तमाम चैलेंजेस और दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो हैं उनके हेल्थ सिस्टम्स को किस तरह का सामना करना पड़ा, ब्रेक डाउन का। और उसके मुकाबले में बैनुल-अक़वामी जरीदा इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे आता है मुल्क जिसको हैंडल करने में। लेकिन अब हाल ही में इसी साल में 1 या 1.5 माह पहले पाकिस्तान और उसकी हुकूमत को पहला नंबर दिया पूरी दुनिया। एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि इस किस्म के हालात में कि ये जो आपने अभी शुरू में प्रोग्राम के ये बात, महंगाई की बात खुद भी की आपने कुछ क्लिप दिखाए
तो ये पहला जो आधा साल था, मेरे ख्याल पहले 6 माह जो थे वो उसमें ये इतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी, बल्कि बावजूद जो सारे ये मैंने आपको बताया ना, वबा वाला साल अभी पूरा एक साल नहीं हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च बल्कि जून जुलाई तक जो है वो इतना ज्यादा दबाव में नहीं थी हमारी मैशत। लेकिन फिर जब वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक ट्रेंड शुरू हुआ, बहुत से दुनिया के, आप अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को, 1982-1983 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई उन मुल्कों में अब हो रही है। ये मैं तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात जो है आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो ये उसकी सारी चैलेंजेस भी थे, हमारा करेंसी में आई। सर शुरू के पहले 3 महीनों में महंगाई 11% तक भी गई। इस तरह के हालात में जो मैंने आपको सप्लाई चेन की भी हवाले से बताया और दुनिया भर में जो ये एक दबाव आया है कमोडिटी प्राइसेस का और तवानाई की और मेटल्स की प्राइसेस का, उसके होते हुए भी आप देखें कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने रोल आउट किया। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है कि आधी आबादी, तकरीबन आधी आबादी जो है, यानी कि कोई उससे ज़्यादा 13 करोड़ के करीब अफराद जो हैं, ये जो एहसास प्रोग्राम का जो बेनिफिट है सब्सिडीज़ का, वो 30% दाम कम जो है उसके ऊपर ये अशियाए खुर्दोनोश जो हैं, इनमें 3 या 4 चीज़ें जो आती हैं, इसमें घी है, इसमें आटा है, इसमें दालें हैं, ये जो इसको सहूलत जो है ये फ़राहम की है। उसके अलावा और भी एहसास के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनके अब मैं क्योंकि एकदम से आया हूँ, मेरे नोट्स मेरे सामने नहीं है, मैं उसकी तफसीलात आपको मज़ीद प्रोग्राम के आगे अगले हिस्से में दूंगा। चलें ठीक है। अब आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब के दावे थे खास तौर पे ये साल जी, इस साल में मैं जो ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ, ये आखिरी समझ लें अभी इस हिस्से में प्रोग्राम के, वो ये है कि ये जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम है, जिसको हेल्थ कार्ड भी कहा जाता है, चलें सिंध का सूबा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह खैबर में तो वो कंप्लीट रोल आउट हो गया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, और ये जो 8 लाख या ऐसा अमाउंट है जो कवरेज मिलती है हर फैमिली को, ये बहुत बड़ी, और ये जिस तरह इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसके इफ्तिताह पर 2-1 हफ्ते पहले कहा था कि ये डिफाइनिंग मोमेंट, ठीक है, हेल्थ कार्ड, ये बड़े अहम हेल्थ कार्ड आप कह रहे हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट है। चले मैं बहुत बड़े क्रंच के अंदर, बहुत 2021 में अगर आप अपोजिशन का एहतसाब करें तो अपोजिशन ने क्या हासिल किया? यानी 2020 जब खत्म हो रहा था तो आप कह रहे थे 2021 में हुकूमत खत्म हो जाएगी, 2022 में भी अगर उसी तरह दाखिल हो रहे हैं तो क्या अपोजिशन अपना एहतसाब करेगी कि वो कहां कमजोर रह गई, उन्होंने कहां पब्लिक को अकेला छोड़ दिया और किस जगह पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा? देखें, इमरान खान साहब के अगर 2021 की बात करें या 2018 से शुरू हो, ये 4 साल अगर आप देखें तो हुकूमत वक्त को आपका सवाल ये बनता है कि कोई 4 सालों में एक ऐसा काम बता दें जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, जो रियासत की बेहतरी के लिए हो। दूसरा, मैं रियासत को मजबूत करने के लिए होता है, अवाम सफ़र करते हैं, सख्त फ़ैसले हुकूमतें लेती हैं, मगर उसके नताइज अवाम के लिए दूरस अच्छे होते हैं। ये बता दें कि इन्होंने 4 साल जिस करब में कौम को रखा, उसमें कोई इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिसके आइंदा 20-25 साल बाद अच्छे असरात नजर आने हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है, उनसे यही पूछा है, आपसे पूछा है कि आपने क्या किया, उनसे तो उनका पूछ लिया, आप भी बताइए आपने क्या किया। पूछना जे साढ़े, ओ भाई जी मैंने गल सुन लो, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन को इन 4 सालों में अंदर चले जाएं, बाहर आ जाएं, मुकदमे बना दें, थाने कचहरियों के चक्कर लगाएं, इसके बावजूद आपने अगर सुन लिया हो शेख रशीद का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो 20 साल की मनसूबाबंदी करती है, उसमें 4 साल निकल गए, फिर आपको मज़ीद 16 साल इस करब में गुजारने पड़ेंगे। और दूसरा, उन्होंने एक और फरमान जारी किया, उन्होंने कहा कि हमारे सर पर हाथ है, हमारे सर से हाथ हटा नहीं। तो मैं जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मियां साहब आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपके ऊपर केसेस थे, आप लोग अदालतों में जा रहे थे, इसलिए आप लोग एहतजाज नहीं कर पाए और हुकूमत को हटा नहीं पाए।
ये किस तरह है? मुझे ये बताएं कि कोई मसल्ला जद्दोजहद हम कर रहे थे, क्या हमारे पास कोई ऐसे हथियार थे कि हम जंग लड़ रहे थे? हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया हुआ था, वो यही था ना कि इन्होंने किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने आए थे, इन्होंने कर दिया। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वसाइल भी वही हैं, पाकिस्तान भी वही है। अगर 2017 में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था तो मुझे बताए कोई इन 4 सालों में वो पीछे क्यों गया? मुझे ये बताएं कि उस वक्त करेंसी पाकिस्तान की इस तरह डीवैल्यू नहीं हो रही थी जिस तरह आज की गई। ये बात करते हैं कि जनाब दुनिया में महंगाई है, खास तौर पर सवाल ये है कि वो तो मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं। आपको लोगों ने वोट दिया, लोगों ने आपको कहा कि आपने इनको रोकना है, अपोजिशन आपको बना दिया। अब सर आपने इनको रोकना था, शहबाज शरीफ साहब तो जहां रोकना था वहां बताए ना। इमरान ओ भाई इमरान खान साहब आप बता दें कि किस तरह रोका जाता है, अपोजिशन किस तरह रोकती है, मुझे बताएं, मैं उस तरह रोकता हूं। आप बता दें। जलसा जुलूस करने होते हैं ना, सबको इकट्ठा करके और अपना मौक़िफ़ देते हैं, एहतजाज देते हैं, यार मेरी बात सुन ले, एक आपका मसला ये है जैसे आपको ठीक लगता है। ओ भाई मेरी बात सुन लें, हौसले से सुने। आप सवाल करते हैं, आप वो इमरान खान ना बने, आप एंकर ही रहें। मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि अपोजिशन जो होती है वो आईनी कानूनी हदूद में रहते हुए एक प्रोटेस्ट करती है, एक आवाम की आवाज़ बनती है। अगर उसे असेंबली में अददी बरतरी हो तो फिर आप ये बताएं कि कोई बिल पास हो सकता है या हुकूमत वक्त रह सकती है, कोई भी हुकूमत हो। भाई जिसके पास असेंबली के अंदर अक्सरियत होगी वो हुकूमत में होगा, और जिसके पास वो नंबर कम होंगे वो अपोजिशन में बैठा होगा। तो अपोजिशन का जो लोग होते हैं वो बंदूक पकड़ के नहीं जाते कि जनाब हम काम क्या होता है, अपोजिशन का काम क्या होता है? मियां साहब आप पार्लियामेंटेरियन है और कई दफा पार्लियामेंट में आए हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है कि जिस दिन बड़ा अहम तरीन बिल पेश हो रहा हो, जिस दिन अवाम के हक के ऊपर डाका डाल रहा हो, उस दिन छुट्टी कर लो, ये हक होता है अपोजिशन का, ये काम है। अच्छा आपके शायद फिर ये इल्म में नहीं है कि इन 2 दिनों में वोटिंग नहीं होनी थी, शायद ये आपको पता नहीं है। आपको नहीं वोटिंग तो नहीं होनी थी, लेकिन ही शुड बी देयर ना, चीजें तो वहां पेश की जा रही थी। और यार मेरी बात तो एक तो मसला आपका ये है, आप दूसरे की सुनते कम है, अपनी ज़्यादा बात करते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 दिनों में अपोजिशन मेंबरान ने अपनी तजावीज़ देना थी। मुझे ये बताएं कि असेंबली में जो मेंबरान मौजूद थे क्या उनको भी इजाज़त दी गई स्पीकर की तरफ से? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि होता ये है कि कोई भी जी ख्वाजा आसिफ साहब को सुना नहीं आपने असेंबली में? भाई आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर लोग हों, आप अपोजिशन के नंबर जो होते हैं उनको तमाम जमातों के अकाबरीन को मौका देते हैं बात करने का, और उसके बाद हुकूमत वक्त कोई भी हो वो एंड पे उसका जवाब देती है, उनकी तजावीज़ का या उनकी क्रिटिसाइज जो करते हैं उनकी पॉलिसियों को, उसका जवाब देते हैं। यहाँ क्या होता है, रवायत से हटकर ये होता है कि अगर अपोजिशन का एक बंदा बोलता है तो जवाब में दूसरा वजीर खड़ा हो जाता है। आप मुझे ये बताएं कि आप तजावीज़ हुकूमत वक्त लेगी या तनकीद करेगी अपोजिशन पर, आप गले क्यों नहीं पड़ जाते जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने 4 सालों में किया? वैसे ये आपने नई बात बताई है। मैं पूरी दुनिया की पार्लियामेंट जो है, आप बरतानवी पार्लियामेंट निकाल लें, आप इंडियन निकाल लें, वहां पे एक अपोजिशन वाला बात करता है, फिर उसका जवाब हुकूमती वजीर देता है, फिर अपोजिशन बात करती है, फिर हुकूमती वजीर जवाब देता है, और पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसे ही होता है। मैंने तो ऐसे ही देखा था। कत्तन ऐसा नहीं। आपने कोई फिर और पार्लियामेंट देख ली है? मैं आपकी खिदमत सर बरतानिया की है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी को कहते हैं अपने आप को, जहां सियासी पॉइंट स्कोरिंग, बात तो सुन ले ना, बात सुन ले, जहां आप तनकीद करते हैं किसी पॉलिसी पर, वहां यह मुमकिन है
कि एक अपोजिशन का बोले, एक हुकूमती तरफ से बोले, मगर जहां आप पॉलिसी दे रहे होते हैं, कोई बिल पेश कर रहे होते हैं, वहां ये काम होता है कि तमाम अपोजिशन की लोगों की तजावीज ले लें और उसके बाद हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा उसका जवाब दे। ठीक है मियां साहब, ठहर जाए। अब मैं मियां साहब एक मिनट, मैं जब अब वलीद इकबाल साहब, अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे साथ ज्यादा हैं, हम क्या अपोजिशन करें? कभी जेलों में डालते हैं, कभी पेशियों में बुला लेते हैं, कभी अदालतें हैं, कभी कचहरियां, वो कहते हैं इनसे ही जान नहीं छूटती, और उसके बाद अगर पार्लियामेंट में आए भी तो कोई बात ही नहीं सुनता हमारी, और हमें अनइंटरप्टेड बार बार बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जो तरीका अगर मैंने बताया उससे इख्तलाफ करें, वो अपोजिशन को पूरा मौका दिया जाए, वो खुल के जितनी बात करना चाहती है करे, और फिर उसके बाद फिर हुकूमत अपनी बात करे। अब इस तरह का मौका भी आप नहीं देते तो क्या फायदा वहां पे आने का? और नंबर भी वो कह रहे हैं हमारे कम है, तो हम कैसे रोकें? मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। देखें जी, मैं इसका जवाब ज़रूर देता हूँ जी। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हमें जेलों में डालते हैं, हमें कचहरियों में जाना पड़ता है, हमें वो हथकड़ियाँ लगती हैं, जो भी इन्होंने कहा है वो भाई इस तरह की इन्होंने जो कार्रवाई की हुई है, जो पिछले दहाइयाँ गुजर गई हैं, जिस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं सारे लीडर्स के 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले अपने घर के या अपने फैक्ट्री के मुलाजमों जो हैं उनके अकाउंटों से अरबों रुपए गुजरते हैं, उधर से अयान अली के भी पैसे उसी अकाउंट से निकलते हैं, बिलावल भुट्टो के पैसे भी, ये सारे जो हैं ये एक ही किस्म की इनकी कार्रवाइयाँ हैं, एक ही किस्म के जराइम जो हैं इनमें ये मुलव्वस रहे हैं। और ये जो इदारे आपके ऐसे जराइम वाले आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता तो है। गवर्नमेंट तो वो शवाहिद इकट्ठे करके, या वो जो है गवर्नमेंट के इदारे वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं, प्रोसिक्यूट तो ये है वो इदारे करते हैं ये। और आपने ये भी वैसे अर्ज कर दूं कि जिस तरह का हमारा जस्टिस सिस्टम है, इसमें एक हुकूमत की टर्म से ज़्यादा लग जाती है एक ट्रायल मुकम्मल होने में और किसी के कन्विक्ट होने में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जी इसके नताइज क्या हैं। तो ये सिस्टम जो है इसमें ये चैलेंजेस इस तरह की होती हैं, ये तो एक इसका पहलू है। तो भाई इस तरह के इन्होंने अगर करतूत ना किए हों तो उनको ना जेलें भुगतनी पड़े, उनको ना मुकदमे बर्दाश्त करने पड़े, उनको ना कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड जवाब वो दे नहीं सकते कि एक अपार्टमेंट का कहाँ से आया, अरबों रुपए का, मिलियंस ऑफ पाउंड्स का, उसके लिए कभी कतरी खत आ जाता है, सारी चीज़ें तो आपके सामने, कभी कतरी खत है, कभी कहते हैं कि इंग्लिस्तान तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो ये इसका एक पहलू है। दूसरा ये है कि जी बारी से पहले हमें बोलने नहीं देते या पूरी बारी नहीं मिलती, ये इसकी वैसे देखें बुनियाद इन्होंने पहले दिन अपोजिशन वालों ने ही रखी थी कि इतनी स्ट्रगल करके 2 दहाइयों से ज़्यादा की जद्दोजहद करके एक शख्स जो है एक तीसरी कुव्वत बन के एक पार्टी जो है वो अक्सरियत में आती है। सर अब उसी एक दिन के अंदर तो नहीं रहना ना, बाहर निकलना नहीं, उसमें सबसे अहम दिन मिलता है उसको बोलने दिया। आपने देखा है तो फिर आप खुद ही तो जब पहली ईंट आप टेढ़ी लगाते हैं तो फिर पूरी इमारत जो है वो टेढ़ी जो है उसके ऊपर खड़ी होती है। तो ये फिर गवर्नमेंट का काम था ना कुछ सीधा कर देती है मामला, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, गवर्नमेंट आगे बढ़ के अपोजिशन को साथ चलाती है। प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, वो एक आइडियल, ये जरा आपको अगर मेरे हाथ में कलम नजर आ रहा है ना तो ये काइंडली फ्रेम में देखिए कि ये एक होती है आइडियल वर्ल्ड और ये जो है यहाँ पे है रियल वर्ल्ड। क्यों तो आइडियल वर्ल्ड में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह ही होना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है, और प्राइम मिनिस्टर बड़ा इसके बारे में सख्त व्यू रखते हैं और होना भी चाहिए इस तरह, क्योंकि हम तो वोट ही इसके ऊपर लेके आए हैं कि जिस तरह का माजी हमारी ऑपोजिशन के लीडर्स का है और जिस तरह के मैंने अभी बार बार लगेगा तो फिर वो दोहरा रहा हूँ मैं वही अपना असासे जिनका जवाब नहीं दे सकते, आमदन ये असासे इधर, बाहर के मुल्कों में पैसे मुंतकिल करना, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो जब इनके साथ कोई इस तरह से कोई हाथ मिलाए, को कोऑपरेट करे तो वो तो इनको लेजिटिमेसी मिलती है और प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं है। और वो ठीक है, और मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बस ठीक है भुगते फिर ये इस तरह, और ये कहते हैं कि जी हम स्ट्रीट पावर से करके दिखा देंगे, आपने अच्छा किया, इनसे पूछ लिया। एक चीज, लेकिन सर पूरा साल गुजर गया, यहाँ ब्रेक वक्त हो गया, तो ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एक चीज तो है, जितनी मर्जी कोई पॉलिटिकल पार्टी कमजोर हो, उसकी अददी हैसियत कितनी भी कम हो, आपकी ताकत जो है वो पार्लियामान है, क्योंकि अवाम आपको मुंतखब करके पार्लियामान में पहुंचाते हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2014 में इमरान खान ने धरना दिया और तारुल कादरी साहब वगैरह ये सारे बाहर आ गए, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा कि पार्लियामान आपकी ताकत है, वहां पे इकट्ठे हो जाएं, और फिर सबने मियां साहब पे बेशक बहुत तनकीद की और कुछ ने तारीफ भी की, लेकिन मियां साहब को ताकत पार्लियामेंट से मिली थी।
और तब जरदारी साहब ने बड़े तारीखी जुमले भी कहे थे कि आपकी ताकत पार्लियामान में है, यहाँ पे आइए। तो अब पार्लियामान से दूर रहकर, चाहे वहाँ पे अददी हैसियत आपकी कम ही क्यों ना हो, कैसे आप काउंटर कर सकते हैं अपने मुखालिफिन को? आपके पास अपनी एक अददी हैसियत है, उसके मुताबिक रोल प्ले आपको करना पड़ेगा, चाहे आपको हुकूमत मौका देने के लिए तैयार हो चाहे ना हो। और रोल प्ले करने के लिए आपको असेंबली में तो आना लाजिम है। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। हमारे साथ सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मौजूद है। लेकिन उससे पहले उनसे बात करने से पहले मैं एक खबर शेयर कर दूं आपके साथ, इंतहाई अफसोसनाक। सलामत मोहल्ले का इलाका है लाहौर का। बिलाल यासीन, गालिबन आप में से बेशतर लोग उनको जानते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब के अजीज भी हैं और MPA हैं लाहौर से। बिलाल यासीन एक खालिसतन पॉलिटिकल शख्सियत हैं और मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। ये गली मोहल्ले के अंदर लोगों के साथ बैठने वाले, और उनका एरिया भी इस तरह का है, अंदरून शहर के रहने वाले हैं, तो वहाँ का मिजाज भी लोगों का ऐसा है। तो ये कंपेन कर रहे थे सलामत मोहल्ले के इलाके में, ये इनके घर के करीब ही है ये एरिया। और बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 2 नकाबपोश लोग आए, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की है और एक ब्रस्ट मारा इनको। एक गोली इनके पेट के निचले हिस्से में लगी है और दूसरी गोली इनकी टांग पे लगी है। इनको फौरी तौर पे मियो अस्पताल शिफ्ट किया गया है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले वहां पे चंद लोगों से बात हुई, वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन ये पता चल गया है कि 2 गोलियां बिलाल यासीन साहब को लगी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और गवर्नमेंट को इसका जड़ तक जाना चाहिए और पुलिस को फौरी तौर पे नकाबपोशों को पकड़ना चाहिए, कौन लोग हैं और किस मकसद के लिए उन्होंने फायरिंग की है। क्योंकि बिलाल यासीन का इस किस्म के किसी मामले के अंदर या दुश्मनदारी इस तरह की कुछ चीज हमने कभी सुनी नहीं। वो बड़ी खुली डुली शख्सियत है और वहां पे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं और अवामी सत्ता के आदमी है वो। अब हमारे साथ एतजाज अहसन साहब मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। एतजाज साहब, 2021 चला गया सर, और 2021 में कुछ वादे हुकूमत ने किए थे, पूरे नहीं हुए। कुछ वादे और दावे अपोजिशन ने किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। किसकी कारकर्दगी जो है वो हम कहें ज्यादा खराब रही 2021 में? 2021 को जब भी कोई हुकूमत या उसकी हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुआवजा किया जाएगा तो जाहिर है हुकूमत पे बर्डन और बारे सबूत हर हुकूमत पे ही ज्यादा होता है और फिर उसको अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करने का ज्यादा जो है जिम्मेदारी होती है। और इसके बरक्स अपोजिशन को इतनी जिम्मेदारी नहीं होती और हर चंद की अपोजिशन को भी परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी चाहिए। और एक लिहाज से तो जो PDM और PTI के दरमियान मार का पहली मर्तबा जब बजट पास हो रहा था उस वक्त हुआ और जिसमें उन्होंने खिश्तबारी की एक दूसरे पर, मैं समझता हूँ पार्लिमानी तारीख का एक बहुत ही लो पॉइंट था और उस तरह का सीन मैंने कभी पहले नहीं देखे जिस तरह PDM ने और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PTI के दरमियान जो मुकाबला हुआ। खिश्तबारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट की जो वो किताबें होती हैं वो ईंटों के बराबर होती हैं, इतनी भरकम और गालम गलोच भी ठीक ठाक हो गई थी। जी, गालम गलोच भी ठीक ठाक हो गई थी। एतजाज साहब, एक चीज आपसे और जाननी है, अभी मिनी बजट के मौका के ऊपर जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी नहीं, आपको लगता है कि ये ठीक पार्लिमानी रवायात हैं कि आप क्योंकि कमजोर हैं आप रोक नहीं पाएंगे, आपके नंबर कम हैं तो फिर आप आए ही ना, मैदान में ही ना आए, ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका ठीक है वैसे नहीं है क्योंकि अपोजिशन की लीडरशिप की आदत सारी को होना चाहिए और कोई वजह जरूर होगी जो नहीं वो वहाँ आए आ सके, लेकिन इसमें शक नहीं है कि दोनों को होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में दोनों में अगर बिलखसूस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ही होते तो कोई एक खासी शाइस्तगी का माहौल बरकरार हो जाता और रहता।
मुस्लिम लीग नवाज से मैं इतनी ज्यादा तवक्को नहीं रखता हूँ शाइस्तगी की, क्योंकि वो तो पत्थर उठा के भी चले आते हैं और अपनी गाड़ी में भर भर के पत्थर और पथराव करने के लिए, फिटमारी के लिए वो तो तैयार ही होते हैं। उनको तो वो एक पंजाबी में कहते हैं हाथ छोट कहा जा सकता है। तो इसलिए लेकिन अगर दोनों ये कायदीन होते तो उससे कुछ ना कुछ ये जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुआ इस पे यकीनन कंट्रोल होता और यह इतनी ज्यादा सूरत हाल ना बिगड़ती जितनी हुकूमत के लिए मैदान भी इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली अगर पब्लिक के खिलाफ या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई मिनी बजट आ रहा है तो फिर अपोजिशन के लीडर्स को वहां मौजूद होना चाहिए। सर, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बड़े दावे थे 2020 में कि 21 में आ जाएंगे मियां साहब, फिर मियां साहब नहीं आए। अब 2022 शुरू होने जा रहा है। अभी एक खबर आई है मेरे पास कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब 23 मार्च को पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपको क्या लगता है कानूनी नुक्ता नजर से कि मियां साहब के पास ऐसा मार्जिन है कि वो पाकिस्तान अब आने वाले चंद महीनों में वापस आ जाएं? नहीं, आने को तो वो जब चाहे आ सकते हैं, उनको कोई रोकता तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई रोक रहा है। लेकिन क्या वो आएंगे या नहीं, क्या उनके आने पे उनकी किस तरह की रिसेप्शन होगी या नहीं होगी, और रिसेप्शन में बिलखुसूस ये इशू है कि क्या रियासत अपनी रिट को जारी करवाने के लिए और अदालतें अपनी रिट को महफूज और बरतर रखने के लिए ये तैयार होंगी कि उनको गिरफ्तार किया जाए जब वो यहाँ पहुंचे। क्योंकि जाहिर है जब वो 8 हफ्ते की छुट्टी लेकर और मुल्क से बाहर गए थे, वो 8 हफ्ते कहाँ और 2 साल कहाँ। 2 साल से उनके यहाँ परवाने निकल रहे हैं, उनके समन निकल रहे हैं और वो लंदन में टहल पहल करके नजर आते हैं। अब उसमें जरूर उनकी पार्टी वालों की तरफ से ये मौक़िफ़ आएगा कि जी वो बीमार है, पर उन्होंने जो मेरी इत्तला है जो ज़्यादातर मीडिया से ली गई है वो कि उन्होंने अभी तक कोई किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन, किसी बोर्ड की कंसल्टेशन तो वो होम डिपार्टमेंट को मुतमईन नहीं कर पाए बीमारी के मामले पे, इसलिए तो वीजा नहीं दिया उन्होंने। सर, अब उनको सूट करता है पाकिस्तान आना मियां साहब को? ये माहौल बन जाएगा आपके ख्याल में? इसका माहौल, सॉरी, वापस आने का माहौल अगले 2-3 महीने में बन जाएगा? नहीं, सियासी तो एतबार से तो यही माहौल होता है ना कि उनको लेने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड आ जाए। तो वो तो पिछली दफा तो कोई एक बंदा भी नहीं था, उससे पहले जब उन्होंने दुबई से आने की कोशिश की थी तब भी एक बंदा नहीं था, एक बंदा भी नहीं था। लास्ट टाइम जब आने एयरपोर्ट तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन बंदे घरों से तो निकले थे सर, घरों से तो बंदे निकले थे, गिरफ्तारियां भी हो गई थी। वो नहीं पहुंचे थे इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब उनको लेके वो 5-7 हज़ार बंदा जो था, जितना भी कह ले, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, अच्छा क्राउड था उनके पास, पर उनको लेके वो चेरिंग क्रॉस तक टहलते रहे। जब पता हो कि फ्लाइट एक आ रही है, आपको इतला भी मिल जाती है फ्लाइट अब 1 घंटा हवा में है और पहुंच रही है, आपका पहला काम होता है कि आप भागे पहुंचे एयरपोर्ट पे। इस तरह की बात कभी पीपल्स पार्टी सर मियां साहब अगर एयरपोर्ट पे आते हैं, मियां साहब अगर एयरपोर्ट पे आते हैं तो क्या एयरपोर्ट पे ही जैसे ही जहाज से निकलेंगे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे, वहीं गिरफ्तार हो जाएंगे एयरपोर्ट पे ही? कानून का तो यही तकाजा है, कानून का बिल्कुल ये तकाजा है कि ये मियां साहिबान और शरीफ बरादरान के लिए कोई नया फॉर्मूला कोई कानून का बनाया जाए। कानून उसके उनके लिए बिलखसूस एक अलहदा ही खाना बनाए वो, और अडयाला के बाकी कैदियों के लिए उसका कोई इतलाक ना हो, पर इनका और इनके लिए इनकी फेवरेटिज्म बड़ी होती रही है, बहुत होती रही है यार। इस वक्त भी सर वो कहते हैं मतलब ज्यादती होती रही है, आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म होती रही है। वो तो अपनी ज्यादतियों की लिस्टें लंबी गिनवाते हैं।
नहीं, ये उनका मौकफ है और उनको मौकफ का हक है। मैं ये तो ये कहता हूँ कि चल, उनको अपने मौकफ का ठीक है। एतजाज साहब बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा मियां साहब जरा पूछूं, मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, आप सब लोग, आप लोगों के लिए बड़ी ऑक्सीजन बन जाएगी। तो क्या वाकई अभी जो खबर आई है कि मार्च में मियां साहब को वापसी का मशवरा दिया जा रहा है, खसूसन 23 मार्च या उसके आसपास, कोई तारीख आप लोग दे सकते हैं आप, क्योंकि मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं? इससे पहले जो आपने बातें की हैं ना, अगर इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट उसके लिए लूँगा, क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम किसी के साथ सोलो करना होता है तो फिर हमें नहीं बुलाना चाहिए था आपको। बहरहाल मैं एक गुजारिश करूँ आपसे कि आपने थर्ड एम्पायर की बात की थी, आपको याद होगा आपके कुछ जो एंकर हजरात हैं, कुछ जिनमें आप भी शामिल हैं, बदकिस्मती है कि आज 4 सालों में पाकिस्तान की जो तबाही मची है इसमें आप भी बराबर के मुजरम हैं, और पाकिस्तान की तबाही वो माहौल आप लोगों ने बनाया, और वो माहौल बनने आपने की वजह नहीं से आना, आज मुजरिम हम हैं की मैशत, आप मुजरम हैं, आप मुजरम हैं, इसलिए पाकिस्तानी कौम के मुजरम हैं। आप लोगों ने जब वो कंटेनर पर खड़े होते थे एक इमरान खान साहब, तो आपने 24 घंटे उनकी तारीफ की, और फिर आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ मुखालफत में इतने आगे निकल गए कि उसको मोदी का यार भी कह दिया, और नैब के चेयरमैन की तरफ से एक बयान आ गया 2018 के इंतखाबात से पहले कि नवाज शरीफ ने अरबों इंडियन बैंक अकाउंट में पाकिस्तान का भिजवा दिया, और फिर उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन नहीं दी, पूरा इलेक्शन गुजर गया, मगर हम इंडियन नवाज ठहरे। फिर आज की मैं बात कर लूँ तो आपको याद होगा पीटीआई के प्रेसिडेंट थे मरकजी सदर, उनका नाम था जवेद हाशमी। बतौर मरकजी सदर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को हटाने का बंदोबस्त कर लिया गया है, और ये बात हमें इमरान खान साहब ने बताई है कि अदलिया के ज़रिए साकिब निसार साहब से जो उनकी कमिटमेंट हुई है उससे नवाज शरीफ को नाअहल करवाया जाएगा और इमरान खान का रास्ता हमवार किया जाएगा। फिर आपको ये भी याद अगर नहीं रहा तो आज की बात सुन लें। ब्रिगेडियर एजाज शाह फरमाते हैं कि अगर नवाज शरीफ 4 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। फिर आपको अगर ये बात भूल गई है तो आज ब्रिगेडियर एजाज शाह फरमाते हैं कि मैंने आपसे इधर से बात शुरू कर लूंगा, मुझे वो ब्रेक लेने का कह रहे हैं, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक, दोनों मेहमानों को मौका देते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियां जवेद जी सारा इल्जाम हम पे डाल रहे थे, हालांकि कैलिबरी फॉन्ट हमने आजाद नहीं किया, ना ही मनी ट्रेल जो है वो हमने छुपा रखी है जो आज तक अदालतों को नहीं दी जा सकी, और ना ही चपरासियों के अकाउंटों में पैसे अरबों रुपए हमने डाले हैं, और ना ही हमने ड्राइवरों के अकाउंटों में पैसे डाले हैं, ना ही हमने पीएंट्स के अकाउंटों में पैसे डाले हैं। अदालतों की जो सजाएं हैं वो हमने नहीं लिख कर दी, लेकिन इसके बावजूद मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें तो उनको लगता है कि महंगाई कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। यानी हुकूमत की तरफ बात करें तो वो बोलते हैं कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, अपोजिशन बात करें तो मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों का कभी कोई कसूर नहीं हुआ। मियां साहब आप बात मुकम्मल कर दें, फिर बड़ी इकबाल साहब को मौका देते हैं। मैं पहले तो वजाहत कर दूं इमरान खान, मैंने मीडिया का नहीं कहा, मैंने चंद एंकर पर्सन आप जैसे लोगों का जिक्र किया है। मैंने जिक्र किया है कि क्या मियां साहब मैंने कहा था कैलिबरी फॉन्ट में लिखो, मियां साहब मैंने कहा था कि मनी ट्रेल नहीं देनी। अच्छा मेरी बात, मैंने तो नहीं फैसला दिया कि सारे को मियां नवाज साहब नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि सौदेबाजी करके पाकिस्तान से बाहर जाए, मैंने तो नहीं कहा मियां साहब, ये कोई मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। भाई बात सुने ना आपने, मियां साहब आप हमारे ऊपर डायरेक्ट इल्जाम तो ना लगाएं यार, आपके खिलाफ कोई खबर दे दे तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। आप सुन ले एक सेकंड। आपने बात की, मैंने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, हौसला करें। मेरे नहीं आप डायरेक्ट इल्जाम ना लगाएं, मैं आपके ऊपर ये तो नहीं कह रहा कि आपने शेखुपुरा में कौन सी करप्शन की है, मैंने कभी कहा आपके बारे में, मैं आपकी जातियात पे नहीं जा रहा, आप जातियात पे उधर आते हैं। आपको खबर सुनने का हौसला होना चाहिए।
आप वो लोग हैं, नहीं आ रहा ना। आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही बर्बादी करने में मरकजी किरदार अदा किया। आपको आज मियां साहब देखें ना, हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं, रिंग रोड ना हमारे लंदन में फ्लैट्स हैं, आज आपको मियां साहब ना हमारे चपरासियों के अकाउंटों में अरबों डॉलर हैं, आज ना आपको मियां साहब हमारे ड्राइवरों के पास इतने पैसे हैं, ना पटवाले के अकाउंट में पैसे रखे हैं, ना हमारे ऊपर नैब के अंदर केसेस हैं। मियां साहब अगर हमारे ऊपर ये सारा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? केसेस आप पे इदारे बना रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं? हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। करें, हौसला करें, सुने बात मेरी। ये कोई तरीका नहीं है सुनाएं, कि सब आप बात बैठ करें, के बात जहां करें, जिसकी जातियात चाय सुनाएं, बात पकड़ी करें उछाल दें। बात सुने। बात यह है कि अगर आपको कुछ नजर नहीं आता, आपके पास तो पैसे होंगे, यहां से अच्छी खासी तनख्वाह आपको मिल रही होगी, मगर आप उन 22 करोड़ लोगों को देखें जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर आपको ये भी नजर नहीं आता असेंबली तो में आके सुने, देखें ना, मियां शहबाज शरीफ साहब देखेंगे असेंबली में आके 22 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़े। आपने तो बात कर ली है, आपने बात कर ली है, दूसरों को भी सुने। मियां साहब वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लोगों लेकिन को ये डाकू ज्यादती है। किसी बात का जवाब नहीं होता तो आप लोग मीडिया पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह बात नहीं बनेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि मियां साहब कब आएंगे। दवाई लेने गए, अभी तक वापस नहीं आ रहे, हद हो गई है। वैसे अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।